हेलो हाय नमस्ते लिसनर्स, मैं हूँ आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट आरजे कोमल आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हो आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। और जैसे कि लिसनर्स आप सभी को पता है, हमारे आचार्य 90 FM स्टूडियो में हर एक फील्ड के बहुत से लोग आते रहते हैं। हम उनसे वो फील्ड के बारे में जानकारी लेते हैं और वो जो लोग हैं वो फील्ड के बारे में उनका एक्सपीरियंस और बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है देवेंद्र खन्ना सर। सर के बारे में अगर बताया जाए तो सर वीएस नेशन एक जो कि न्यूज़पेपर है उसके फाउंडर और एडिटर है, जो पहले वसई सत्ता नाम से जाना जाता था। उसके साथ साथ सर बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, सिंगिंग कंपटीशन हो, डांस कंपटीशन हो, एजुकेशन फेयर हो। इसके साथ साथ नारी शक्ति अवार्ड, ये ऐसे बड़े शोज सर के रहते हैं। इतने बड़े बड़े इवेंट सर खुद ऑर्गेनाइज करते हैं। एवरग्रीन म्यूजिक अवार्ड भी सर का हुआ था। वसई अवार्ड, क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स होते रहते हैं, लेकिन जो असल में टैलेंट है वो छुपा होता है। बहुत से लोगों में कुछ अलग अलग करने का जो टैलेंट होता है वो बहुत बार लोगों के सामने आता ही नहीं है। तो वो जो लोगों का जो टैलेंट है वो सामने आने के लिए सर ने खुद ये वसई अवार्ड शुरू किया। और वो अभी होने वाला भी है नेक्स्ट मंथ में। वो एक वसई अवार्ड शो होने वाला है, उसके बारे में भी हम सर के साथ बात करने वाले हैं। उसके साथ साथ मैं अगर सर के बारे में बताऊं तो सर का जो एजुकेशन है वो सर ये मीडिया फील्ड में 1988 ईयर से, मतलब अभी जो लिसनर्स है या मैं खुद बॉर्न भी नहीं थी तभी से सर ये फील्ड में है। तो सर का जो मीडिया फील्ड का एंट्री है वो कैसे हुआ और ओवरऑल उनका जो फील्ड का एक्सपीरियंस है वो हम सर से जानकारी लेने वाले हैं। और कुछ सरप्राइजेस है वो बीच में आपको पता चलेगी ड्यूरिंग इंटरव्यू। तो सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य 90 FM में। सबसे पहले आचार्य 90 FM में जो सब लोग हैं यहाँ के, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है और मेरे काम को देखते हुए उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे आज यहाँ बात करने का मौका मिल रहा है। यस तो सर सबसे पहले ये बताइए कि 1988 में आपकी ये फील्ड में एंट्री कैसे हुई। मतलब वो टाइम पे जब अगर हम लोग मॉम डैड से पूछते थे कि मुझे पढ़ाई करनी है या फिर मुझे कुछ काम करना है, तो मोस्टली हमारे पेरेंट्स जो रहते थे, मतलब एट दैट टाइम पेरेंट्स क्या कहते थे कि नहीं ये पढ़ाई करो, ये जॉब करो, ऐसे कुछ रहता था। लेकिन वो टाइम पे ये विचार आपके मन में आना कि मुझे ये फील्ड में जाना है, तो इसके पीछे रीजन या स्टोरी क्या है? इसके पीछे की बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब मैं नया कॉलेज में गया था, एक्चुअली स्कूल में ही था, 12th हमारे वहाँ स्कूल में होती थी, तो मैंने एक चुटकुला लिख के, एक मधु मुस्कान बच्चों की पत्रिका आया करती थी, तो उसमें मैंने एक चुटकुला भेजा और वो चुटकुला ना उसमें छपा और उसको बेस्ट प्राइज़ मिला। और उस समय मुझे 5 रुपये का प्राइज़ मिला था 1988 में। क्या बात है। तो वो जो प्राइज़ मिलने की अलग बात थी, लेकिन वो मेरा नाम छपा ना उस पत्रिका में, तो वो नाम जब छपा तो मेरे को लगा यार ये तो बड़ी चीज़ हो गई है। तो ये बड़ी चीज़ जो है फिर फ्यूचर में मैंने, मतलब फिर मेरे मन में आया कि मेरा नाम हर पेपर में आना चाहिए। तो मैंने ऐसे ही धीरे धीरे लिखना शुरू किया। पहले कविताएं लिखी, फिर लेख लिखे। इवन जब मैं कॉलेज में जाता था, मैं ये सच्चाई बता रहा हूँ, कॉलेज में भी मैं ना महीने में एक बार जाता था, सिर्फ उनको अपना न्यूज़पेपर देता था वहाँ पे। oh my God. वो खुश हो जाते थे लेक्चर सब। मुझे मतलब पूछते भी नहीं थे कि क्या है, क्योंकि वो देख रहे थे कि इतना अभी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में बंदा न्यूज़पेपर निकाल रहा है और पेपरों में नाम छप रहा है और आर्टिकल छप रहे हैं। उस जमाने में शुरू में मैं नशेबंदी पे लिखता था, महिलाओं पे लेख लिखता था, स्टार्टिंग में खिलाड़ियों पे लिखता था, आर्ट पे लिखता था, पेंटिंग पे लिखता था। तो मतलब मुझे कॉलेज में भी इस चीज़ का फायदा मिलता था। महीने में एक दिन जाता था, क्या करता था, सबसे मिलता था, अपनी अटेंडेंस पूरी करवाता था और बस का पास बनवाता था। तो ये फायदा मुझे मिले इस लिखने से। मतलब ये एक चुटकुला जो है उसने आपकी पूरी जिंदगी, पूरा आपका करियर बनाया है। उसने मुझे लेखक बना दिया, पत्रकार बना दिया। क्या बात है सर। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि अलग अलग जो सब्जेक्ट है उसके बारे में आपने लिखा है, तो मोस्टली ये टॉपिक पर मुझे लिखना चाहिए क्योंकि ये टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो वो टॉपिक पर मुझे लिखना चाहिए। वो आपने कैसे स्टार्ट किया या फिर आपके मन में वो विचार कैसे आया कि मुझे ये टॉपिक पर अभी काम करना चाहिए? जहाँ तक विषय की बात चल रही है, तो मैं शुरू में नशेबंदी पे लिखता था, फिर महिलाओं पे लिखता था, लेबर्स पे लिखता था,
है ना, बच्चों पे लिखता था, खिलाड़ियों पे लिखता था। मैंने जब पहली महिला क्रिकेट टीम बनी थी तो उसकी कैप्टन थी संध्या, उसका इंटरव्यू मैंने किया था। जब पहली महिला क्रिकेट टीम बनी थी, आपने आज सुना होगा ना, उस जमाने में पहली महिला क्रिकेट टीम बनी थी, उसका मैंने कैप्टन का इंटरव्यू किया था उस जमाने में। तो लेकिन मुझे सबसे अच्छा लगा एंटरटेनमेंट फील्ड, स्टारों के इंटरव्यू करना, शूटिंग में जाना, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैं फिर फिल्म बीट मैंने चुन ली और एंटरटेनमेंट पर ही मैं लिखता रहा। और एंटरटेनमेंट में मैंने इंडिया का कोई ऐसा न्यूज़पेपर नहीं जिसमें मैंने नहीं लिखा। यस, मैं लिसनर्स को ये बात बताने वाली हूँ कि अब हम जब लिखने को शुरुआत करते हैं तो फिर ना हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं रहते, हम लोग ज़्यादा सोचते रहते हैं कि मैं कहाँ लिखूँ, किसके लिए काम करूँ। तो फिर ना ये अभी सर के बारे में कि ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि अभी एक पेपर भी नहीं है कि जिसमें सर ने एज अ राइटर या एज अ रिपोर्टर या एज अ आर्टिकल लिखा नहीं है। सो ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। तो सर आप अलग अलग न्यूज़पेपर के लिए काम करते थे, आपने एंटरटेनमेंट फील्ड ज़्यादा चूज़ किया, आप एंटरटेनमेंट के लिए लिखते थे। तो मेरा सवाल थोड़ा अलग है क्योंकि मैं भी एक मास मीडिया बैकग्राउंड से हूँ। तो अभी बहुत कुछ तरीके जो है वो बदल गए, या फिर 88 या फिर 90s का जो एक दौर था वो कुछ और था, और जैसे अभी हम लोग 23 में है तो 23 में कुछ नई चीज़ें घटनाएं हो रही है। तो वो लिखना और वो टाइम का लिखना कुछ बदल गया है, या फिर आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाओगे ये दोनों टाइम को? सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि जब हम लिखते थे, जब हम जर्नलिस्ट थे तो हमारी एक गिनती थी। बॉम्बे में भी आया तो मालूम था कि 25, 30, 40 लोग हैं। उनको अमिताभ बच्चन भी पहचानते थे। तो सर ये दोनों टाइम को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो? हाँ, इसके बारे में बताऊंगा कि उस ज़माने में मैं दिल्ली में था पहले, तो दिल्ली में भी गिनती के पत्रकार थे। मतलब गिनती पे अपन गिन सकते हैं, मतलब उस ज़माने में मुझे लगता है 25-30 लोग थे जिनको हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने का मौका मिलता था, क्योंकि उतने ही लोग थे। ऐसे जब मैं बॉम्बे आया तो बॉम्बे में भी 30-40 लोग ही गिनती के थे जो हर पेपर से या कहीं से कनेक्टेड थे। और उस ज़माने में हमें चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे कोई भी स्टार हो, सेलिब्रिटी रहने दो, वो पहचानते थे हमें शक्ल से, है ना। और आज क्या हो गया, मीडिया इतना वाइड हो गया है डिजिटल होने की वजह से, और मुझे लगता है अब पत्रकार की अगर संख्या कहूँ तो लाखों में हो गई है एक्चुअली, है ना। अब जब लाखों में हो गई है तो आपकी वैल्यू बहुत कम हो गई है, पहली बात। दूसरी बात, अभी पहले हम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करते थे खुद जाके, आज सेलिब्रिटी क्या करते हैं, अपना लिखते हैं, अपना PR को देते हैं, वो सबको भेज देता है, सब अपने आप लगा देते हैं। तो उसकी जो ऑथेंटिसिटी होती है वो बिल्कुल खत्म हो गई है। पहले हम करते थे मतलब रियल में, आज वो PR लिख के भेज देता है, वही पूरी दुनिया में छपता है, वही सब कहीं सब न्यूज़पेपर में सेम कंटेंट रहता है। तो उसमें मतलब क्या, उसको जर्नलिज्म नहीं कह सकते, उसको प्रमोशन कह सकते हैं। तो जर्नलिज्म मेरे हिसाब से खत्म के करीब है एक्चुअली। सिर्फ प्रमोशन हो रहा है, जिसको चाहिए वो अपना लिख के वैसा भेजता है, वैसा छप जाता है। जो चौथा स्तंभ था बड़ा कमजोर हो गया आज की तारीख, क्योंकि और सर और एक बात है, क्योंकि अब हम लिखते हैं तो फिर जो सच्चाई है वो लिखने में भी मतलब बहुत बार जो है वो सच्चाई नहीं आती है सामने। लेकिन आपका कैसा है कि मतलब आपके टाइम पे जब आप लिखते थे तभी जो बाकी भी रिपोर्टर्स थे तो जो है वो एक सनसनाटी कहते थे, तो एज इट इज़ वो आ जाता था लोगों के सामने। तो इसकी वजह से क्या होता था ना, एक रिपोर्टर का जो एक रहता था ना कि एक नहीं यार, ही इज़ अ रिपोर्टर, ही इज़ अ जर्नलिस्ट, तो वो बहुत अभी वैल्यू जो है वो एज कम्पेयर टू वो टाइम वो बहुत बदलाव आया है। उस समय बहुत वैल्यू थी। मैं बता रहा हूँ कि एक बार अमित जी बोलते थे, कुर्सी लगाते थे अपने साथ, मतलब ऐसा नहीं, और बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर हमारे साथ लंच करते थे, डिनर करते थे, क्योंकि हमारा स्टेटस था, वैल्यू थी। आज कोई मिलना भी नहीं चाहता एक्चुअली। तो वो है, तो बहुत फर्क आ गया। मतलब मेरे हिसाब से तो गिरा ही है स्तर जो है पत्रकारिता का, बहुत गिर चुका है। मैं पत्रकार हूँ, लेकिन अभी जो सिस्टम ऐसा आ चुका है ऑनलाइन का, डिजिटल बल्कि आपने बहुत पहले से वो जो टाइम है वो भी फील किया है, अभी का भी आप फील कर रहे हो, क्योंकि अभी भी आपका एक पेपर है, आप खुद वहाँ पर एज एडिटर फाउंडर आप काम कर रहे हो। सो यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स इन वेल मैनर। मतलब उसके अलावा ना लोगों की सोच बदल गई है। पहले मैं खासकर इंडस्ट्री की बात करता हूँ, क्योंकि मैं एंटरटेनमेंट में ज़्यादा था, तो फिल्म को जब अनाउंस करते थे तो भी प्रोड्यूसर पार्टी देता था और शूटिंग पे भी बुलाता था। आज फिल्म जो बना रहे हैं लोग वो छुपा के रखते हैं, पता नहीं क्या कर देंगे, क्या हो जाएगा, अरे बता देंगे, जबकि कहानी कुछ है ही नहीं। आज उस जमाने में फिर भी कहानियां आ रही थी, आज कोई कहानी नहीं है, फिर भी वो छुपा के रखते हैं। लास्ट वीक में जब रिलीज करनी है तभी बताते हैं कि भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तब बताएंगे। yes. पहले दौर होता था ऐसा कि
स्टार्टिंग से प्रमोशन शुरू हो जाता था और शूटिंग फिल्म के बारे में बताया जाता था, राइटर बताता था। वो क्रेज। हाँ, तो अब जो है ना तो कहानी है ना कुछ है, और फिर भी छुपा के कर रहे हैं। यस एग्जैक्टली। जर्नलिज्म के बारे में और भी कुछ मुझे क्वेश्चंस है, क्योंकि मैं जर्नलिज्म बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे बहुत कुछ क्वेरीज है, तो ये भी मुझे सर के साथ डिस्कस करनी है। लेकिन सर, या एक तो आप मीडिया फील्ड में आ गए, मीडिया फील्ड में एज अ राइटर आपका बहुत काम चालू था, आप बहुत बिजी थे, एंटरटेनमेंट फील्ड कवर कर रहे थे। सो आप इतने बिजी थे, फिर उसके बाद मतलब इतने अच्छे राइटर होने के बावजूद आपका ये एंटरटेनमेंट जो दौर है, वो दुनिया है, वो थोड़ी बाजू में रख के ये इवेंट ऑर्गेनाइजर आप कैसे बन गए? मतलब ये मुझे जानना है कि एक अच्छा राइटर जो इतने अच्छे बड़े बड़े न्यूज़पेपर में लिख रहा है, अच्छे अच्छे आर्टिकल्स उसके आ रहे हैं, वो बहुत फेमस है, फिर उसके बाद एक इवेंट ऑर्गेनाइजर बनना, ये कैसे हुआ? इवेंट का ऐसा हुआ कि ये भी एक्चुअली एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ पक्ष है। इवेंट मतलब Yes, वो भी एंटरटेनमेंट ही होता है हाँ। उससे भी। तो इवेंट करने का ऐसा सिलसिला हुआ कि मैंने मुंबई जो है थोड़ी छोड़ दी थी किसी कारण से, फैमिली की वजह से या जो भी कह लें। तो मैं मुंबई से थोड़ा हट के वसई में शिफ्ट हो गया। तो वसई में मैंने खुद का न्यूज़पेपर चालू किया। मैंने देखा वहाँ टैलेंट बहुत है लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। तो जब मैंने ये चीज़ वहाँ फील की तो वहाँ पे मैंने शुरू किया सिंगिंग कॉन्टेस्ट, डांसिंग कॉन्टेस्ट, इस तरह के मैंने शो शुरू किया और लोगों को प्लेटफॉर्म दिया। और यहाँ से सेलिब्रिटी भी जाते थे, जबकि पहले वहाँ ऐसा कोई सेलिब्रिटी लेके कोई शो नहीं होते थे, ना कोई जाता था। तो मैंने यहाँ के सेलिब्रिटीज वहाँ बुलाए, सिंगिंग कॉन्टेस्ट किए, तो म्यूजिक कॉन्टेस्ट, डांसिंग कॉन्टेस्ट किए, तो उसमें भी सेलिब्रिटी वगैरह आए। तो वहाँ उस चीज़ को मैंने बढ़ावा देना अच्छा समझा और मैंने प्लेटफॉर्म दिया। और आज नाला सुपारा बड़ा फेमस है डांस को लेके। yes. तो मैंने तो 2007 में 8 में मैंने डांसिंग शो किया ना, 2009 में मैंने कंपटीशन किया है, 10 में कंपटीशन किया डांसिंग का। क्या बात है। जब मैं शो करता था तो वहाँ जगह नहीं होती थी, मतलब ऑडियंस के लिए इतना पैक जाता था। यस। नहीं सर कि सर ये जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं हो रहा है, ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग अभी देखते हैं ना कि लोगों के पास बहुत टैलेंट है, लेकिन वो टैलेंट, सब टैलेंट टीवी पर नहीं दिखाया जाता है, या तो वो पहुंचता नहीं है। एक तो ये बात है। तो फिर आप ये इवेंट भी फिर स्टार्ट किया आपने, लेकिन फैमिली का कैसा था? मतलब आपको बचपन में कुछ ऐसा आपके मन में था कि मुझे कॉलेज करते समय या कॉलेज के पहले कि मुझे आगे जाके ये करना है और मैं अभी रिपोर्टर बन गया? फिर फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था रिगार्डिंग आपके करियर के? नहीं, मेरा क्या हो गया कि मैं एकदम मतलब मिडल नहीं, मतलब एकदम पुअर क्लास फैमिली से आता हूँ। मेरे फादर जो है साइकिल रिपेयरिंग का काम करते थे और वो भी पाकिस्तान से रिफ्यूजी आए हुए थे। ओके। है ना, तो वो दौर हमने निकाला और मैं अपने दम पे ही, मतलब खुद से ही मैं 8वीं क्लास से ही काम करता हूँ, जॉब करता हूँ या कुछ भी करके मैंने अपना जो भी पढ़ाई किया, जो भी कैरियर चूज़ किया, क्योंकि मेरा कोई था नहीं और पुअर फैमिली थी, वो भी उनको भी ज़्यादा पता नहीं। तो मैंने जो किया खुद किया, मेरे को किसी का गाइडेंस नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। मैं चलता गया, सीढ़ी रास्ता मिलता गया, मैं चलता गया। मैंने मतलब किसी का बैकग्राउंड भी नहीं है फैमिली में ऐसे कुछ मीडिया का वगैरह? कोई बैकग्राउंड नहीं है और मेरा ये रहा कि बस चलते जाओ। और मैं चलता गया, तो चलते चलते मुझे जो रास्ते में मिलता गया मैं वो काम करता गया। तो इसी तरह मैंने सब एक्सपीरियंस ले लिए। मैंने फिल्में बनाई, म्यूजिक वीडियो बनाए, है ना, सब काम करते करते अभी भी जो मैं इवेंट कर रहा हूँ उसके पीछे मेरा एक मकसद होता है। अभी मैंने एक इवेंट किया था पहली बार जो है 40+ महिलाओं के लिए, फैशन शो। तो वो आमतौर पे नहीं होता। आमतौर पे क्या होता है, यहाँ शो होता है मिस इंडिया या मिस कोई भी होता है, मिस दिल्ली, मिस बॉम्बे। तो उसमें जो है 18 से 20-22 साल तक की लड़कियां ही पार्टिसिपेट कर लेती हैं, उससे ऊपर वाली के लिए जगह नहीं है। फिर यहाँ मिसेस भी शुरू हुआ, तो मिसेस में भी कौन आता है, जो नई नई शादियां होती हैं, वो 25 या फिर जो बहुत स्लिम है, हाँ, वो 25 से 30, वो भी 25 से 26 साल की ही होती हैं, उससे ज़्यादा की नहीं होती हैं जो मिसेस में भी आती है। तो इनके लिए एक जगह मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ करना चाहिए। उसके पीछे मेरा एक मकसद था, क्योंकि मुझे एक फिल्म बनानी थी, उसमें मुझे एजिड महिलाओं की जरूरत थी। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इस शो के जरिए जो लोग आएंगे उनको काम देंगे, उनसे फिल्म में काम कराएंगे। तो इसलिए भी एक मेरा मकसद था उस शो के पीछे। तो ऐसे ही मेरा हर शो के पीछे एक मकसद भी होता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ। अब म्यूजिक इंडस्ट्री का मुझे इसलिए किया मैंने, क्योंकि बहुत सारे अवार्ड शो में देखता था, उसमें मतलब पर्टिकुलर म्यूजिक में बहुत बहुत टैलेंट है। वो सब जो टैलेंटेड लोग हैं उनको सम्मान नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने कहा इसके एक जगह खाली है, उस पर अपना काम करना चाहिए। तो मैंने एक म्यूजिक अवार्ड भी, एवरग्रीन म्यूजिक अवार्ड शुरू किया।
और वसई का जो बात हम कर रहे हैं, वसई गौरव अवार्ड भी इसीलिए शुरू किया कि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, है ना, सोशल वर्क करते हैं, वहाँ के एक से एक खिलाड़ी हैं, एक से एक डांसर हैं, एक से सिंगर हैं, उनको वहाँ मतलब उनको वहाँ लोग नहीं जानते। तो मैंने कहा कम से कम उनको वहाँ पहचान दी जाए, और उसके लिए मैंने ये वसई गौरव अवार्ड शुरू किया। और इसमें अच्छे लोगों को मैंने लास्ट ईयर लगभग 30 लोगों को सम्मान दिया था। इस बार भी काफ़ी अच्छे लोग हैं, जिनमें एक तो ऐसे अभी आपने बॉम्बे में सुना होगा कि ये प्लास्टिक सर्जरी होती है ना, या हमारा नाक टेढ़ा है या होठ टेढ़ा है, जैसे शिल्पा शेट्टी ने कहा, इस तरह बहुत सारी हीरोइनों ने भी कोई अपना प्लास्टिक सर्जरी, वो सर्जरी हमारे वसई में हो रही है। कितने गौरव की बात है। डॉक्टर शिवानी जामवाल हैं, उन्होंने क्लिनिक शुरू किया है, तो उन्होंने मतलब वो भी वहाँ के रेट पे, है ना, कि वसई एक अभी गांव और नया शहर है, तो उसके रेट पे वो काम करती हैं, अच्छा काम कर रही हैं। तो ऐसे लोगों को हम ला रहे हैं। उसके अलावा एक डॉक्टर अपने हैं दीदार सिंह जी हैं, वो बिना किसी दवाई के आपको ठीक कर देते हैं, और उनकी प्रैक्टिस भी कम से कम मेरे को लगता है 30-35 साल की प्रैक्टिस है। बड़े बड़े लोग उनके पास आते हैं जिनको तकलीफ होती है, और बाहर से भी लोग आते हैं, तो उनको हम दे रहे हैं। उसके अलावा कई सिंगर हैं, तो ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज हैं जिनको हम इस बार भी अवार्ड दे रहे हैं। यस डेफिनेटली। मतलब सर ये जो आपका इवेंट का जो एक हर एक इवेंट करने के पीछे आपका एक मकसद जो है वो बहुत ही साफ है, और आप सच्चे दिल से ये सब कर रहे हो, तो ये डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा सक्सेस होते होंगे, उसमें कुछ सवाल ही नहीं है। लेकिन सर अभी आपने एक शब्द आपके मुंह से निकला कि फिल्म के बारे में, तो वो आपने जिक्र किया, तो मुझे ये पूछना है कि आप एक एज अ राइटर आप काम कर रहे थे, फिर उसके बाद एक कुछ चेंजेस आते हैं आपके लाइफ में, और आप एक एज अ फिल्म डायरेक्टर भी बन जाते हो। मैं लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि सर की खुद की एक आलाप म्यूज़िक कंपनी भी थी, तो एंटरटेनमेंट के फील्ड में जो जो इंसान कर सकता है वो सब कुछ सर ने किया हुआ है। तो सर वो फिल्म के बारे में आप क्या बताओगे कि जो आपकी फिल्म आई थी, और वो जो आपकी म्यूज़िक कंपनी थी आलाप म्यूज़िक कंपनी, उसके बारे में भी आप क्या बताओगे? आलाप म्यूज़िक मैंने जब शुरू किया था तब पायरेसी नहीं आई थी, तो हमने आलाप म्यूज़िक के तहत कुछ एल्बम निकाले, लेकिन फिर पायरेसी आ गई। पायरेसी ऐसी आ गई कि आप यकीन मानेंगे, एक गाना हमारा बहुत हिट हो गया, बोले तो बहुत हिट हो गया, लेकिन फिर भी जितना माल मैंने मार्केट में डाला था ना, उतना वापस आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि पायरेसी इतनी हो गई, मतलब पायरेटेड माल बिक रहा, हमारा माल वापस आ रहा है। तो एक रीज़न ये रहा कि फिर मुझे म्यूज़िक कंपनी बंद करनी पड़ी। लेकिन म्यूज़िक मेरा शौक है, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा गाने का शौक बचपन में रहा है, तो इसलिए मैं म्यूज़िक लिसनर हूँ, पसंद करता हूँ। तो ये वजह थी म्यूज़िक कंपनी की। और फिल्में मैंने बनाई, वो भी मैंने बताया, मैंने दोस्तों के लिए, म्यूज़िक कंपनी भी मैंने दोस्तों के लिए शुरू की एक्चुअली। मेरे एक फ्रेंड थे, उनको मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा अभी, तो उनको सिंगर उनका बनना सपना था, तो उनका सपना पूरा करने के लिए मैंने म्यूज़िक कंपनी शुरू की। ऐसे ही मेरे एक दोस्त थे, उनको डायरेक्टर बनना था, तो मैंने एज ए प्रोड्यूसर एक फिल्म शुरू की। तो ये सब चीज़ें हो गई हैं, लेकिन अब जो दौर चेंज हो गया, अभी इस दौर में मैं कुछ नया कर रहा हूँ, कुछ हटके कर रहा हूँ, और बहुत सारे मेरे नए सब्जेक्ट और बहुत सारी मेरी शॉर्ट फिल्में और बड़े शो आने वाले हैं जिस पे काम चल रहा है, वो आपको जल्दी आगे मिलेगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन एक पैशनेट, अपने काम के लिए पैशनेट होना क्या होता है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल अभी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि जो पहले से ही, जब से सर ने राइटिंग शुरू किया था, तब से ही काम को लेके जो सर का पैशन था, वो शायद वो पैशन की वजह से आज इतना सब कुछ सर के ओर से हो रहा है। तो जैसे कि वो म्यूज़िक कंपनी हो गई हो, फिल्म हो गई हो, एज अ प्रोड्यूसर भी सर ने काम किया हुआ है, और इसके बाद भी हमारे सामने बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली है। तो सर अभी नेक्स्ट मंथ में हमारा जो वसई गौरव अवार्ड होने वाला है, तो वो कब होने वाला है, और आप लिसनर्स को क्या बताओगे वो वसई गौरव अवार्ड? ये वसई गौरव अवार्ड सीजन 2 है, जो कि 11 जून को वसई में हो रहा है। उसके लिए बहुत सारे अभी नॉमिनेशन लोग कर रहे हैं, और बहुत सारे नॉमिनेशन आ चुके हैं, और वहाँ पे काफ़ी सारे सेलिब्रिटी भी आ रहे हैं, जिनमें रैपर रितेश्वर हैं, जो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, बहुत अच्छे रैपर हैं, वो गेस्ट में आ रहे हैं। उसके अलावा चुनरिया फेम, जो गाने आपने सुने होंगे आज तक फिल्म इंडस्ट्री में हज़ारों गाने लिख चुके हैं, वो लिखने वाले सुधाकर शर्मा जी वहाँ पे आ रहे हैं। और इसी तरह एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं अश्विन कौशल, उन्होंने एज ए एक्टर बहुत सारी फिल्में, बहुत सारे सीरियल किए हैं, और एज ए राइटर उन्होंने बहुत सारा हॉरर शो जितने भी ZTV पे आते थे वो सब उन्होंने लिखे हैं। अश्विन कौशल उनका नाम है, वो भी एज ए गेस्ट वहाँ पे आ रहे हैं, सेलिब्रिटी गेस्ट के तौर पे।
और इसी तरह एक टीटू वर्मा जी, टीटू वर्मा अभी काठियावाड़ी जो अपनी उसमें थे, और ये आमिर खान की फिल्म आई थी, बहुत सारी फिल्मों में वो भी, बहुत सारे सीरीज उन्होंने किए हैं, वो भी एज ए गेस्ट वहाँ पे आ रहे हैं। इसी प्रकार एक इंटरनेशनल सूफी डांसर हैं हमारी शिरीन फरीद, वो भी आ रही हैं। तो ऐसे बहुत सारी सेलिब्रिटी भी हमारे शो में आती हैं, जिससे हमारे अवार्ड का वैल्यू बढ़ जाता है। तो अभी मैं ये चाहूँगा कि किसी भी फील्ड में जो ये समझता है कि वो वसई का गौरव है, वो इस प्रोग्राम को देख ले, और अगर देखता है इस प्रोग्राम को और वसई में रहता है, वसई का गौरव बढ़ा रहा है, तो हमसे संपर्क कर सकता है। अगर वो अवार्ड के हकदार है, हम उसे ज़रूर अवार्ड भी देंगे। यस, डेफिनेटली, क्योंकि बहुत बार ना लोगों के पास प्लेटफॉर्म नहीं होता है, और यही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का काम सर कर रहे हैं। अभी वसई गौरव अवार्ड सर अपने बड़े बड़े दिग्गजों के नाम यहाँ पर लिए हैं, और ये सब इनके सब नाम सुन के ना ये कोई ऐसा पर्टिकुलर एरिया के लिए, पर्टिकुलर सिटी के लिए अवार्ड नहीं है, एक बड़ा अवार्ड शो होने वाला है। जैसे कि आपने बोला कि आपके अवार्ड का जो वैल्यू है, वो स्टेटस है, वो बहुत पहले से ही बढ़ गया है। सर, मेरा अभी थोड़ा क्वेश्चन अलग है। अब हम देख रहे हैं कि बहुत, मतलब अगर आपको मीडिया फील्ड में काम करना है तो आपको मास मीडिया का ग्रेजुएशन होना कंपलसरी हुआ है। तो वो जो स्टूडेंट्स है, आप उन्हें क्या बताना चाहोगे? किसी भी फील्ड में, चाहे मास मीडिया हो या कोई भी फील्ड हो, सबसे पहले चाहिए जुनून। एग्जैक्टली। अगर जुनून नहीं है ना, तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। कुछ भी करने से पहले जुनून चाहिए, बाकी सब रास्ते अपने आप बन जाते हैं। अगर जुनून नहीं है तो वो कोई भी डिग्री ले ले, मास मीडिया कर ले, कुछ भी कर ले, तो वो कामयाब नहीं हो सकता। ये मेरा अनुभव कहता है। यस। और सर, अभी हम देखते हैं ना कि जो स्टूडेंट्स रहते हैं या फिर जो एक फील्ड में आते हैं, तो कभी कभी हार आती रहती है, हार जीत, ये जो सिलसिला है वो चालू रहता है। लेकिन ये मेरे साथ ऐसे क्यों नहीं हुआ? या फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे आपने एक एज अ राइटर आपने काम किया, तो वो टाइम पे भी जो ऊपर नीचे होता रहता था कि कई दूसरा राइटर ने आके वो स्टोरी कर ली और वो स्टोरी हमें नहीं मिली, ऐसा होता था। लेकिन वो टाइम पे टैकल करना वो बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन अभी के जो स्टूडेंट्स है, ऐसे कुछ कमजोरी आ जाती है या फिर ऐसे कुछ बैड टाइम्स आ जाते हैं, तो वो है ना आगे बढ़ने के लिए थोड़ा उन्हें डिफिकल्ट हो जाता है, या फिर उनके मन में ऐसा रहता है कि यार अभी मैं क्या करूं, मेरे हाथ से ये काम गया, तो वो थोड़ा डीमोटिवेट हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। तो आप कैसे, आपने ये कुछ चीज़ें कैसे टैकल की? वो सब जो डिफिकल्टीज थी आपने वो कैसे ओवरकम किया, और बाकी अभी स्टूडेंट्स ने कैसे ओवरकम करना चाहिए? बिल्कुल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। जैसे मैंने आपको कहा ना, फर्स्ट जुनून चाहिए और दूसरा पेशेंस चाहिए। पेशेंस अगर नहीं है ना, तो भी तकलीफ है। और दूसरा, आज जो चेंज हुआ है ना, आज मतलब मैं कहूँगा कि हर आदमी बहुत जल्दी में है, इंस्टेंट चाहिए सब, बस उसको आज जॉब लगी है। सपोज मेरे पास काफ़ी उदाहरण भी है। जॉब लगी, मान लो सपोज 10,000 रुपये उसकी सैलरी है, तो वो ये चाहता है 6 महीने में उसकी 20,000 हो जाए। तो ये मेंटलिटी जो है आज के युवा में आई हुई है, और वो जॉब छोड़ देता है, फिर वो दूसरा 20,000 का जॉब ढूंढता है, और गलती से उसको मिल जाता है, फिर वहाँ भी 6 महीने करता है, फिर वो बोलता है मुझे 40 मिलना चाहिए। तो एक जो ज़्यादा कमाने के और ज़्यादा जल्दी कमाने के चक्कर में वो नहीं कुछ कर पाते, तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। वो फिर कई लोग मतलब कोमा में भी चले जाते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं, ऐसे डिप्रेशन में चले जाते हैं ऐसा। तो इसलिए मेरा कहना है जिस फील्ड में भी, अगर आपको जुनून पहला शब्द है, दूसरा पेशेंस। अगर आप में जुनून है, पेशेंस है और ईमानदारी है, लगन है, तो आप कभी फेल हो ही नहीं सकते। और हो भी जाओगे तो फिर आपको दूसरी सीढ़ी सामने दिख जाएगी। आपको, आप जैसे गिरे हो ना, आपको दूसरी सीढ़ी सामने दिख जाएगी, सिर्फ आपको उठकर खड़ा होना है, आगे से बढ़ना है। हाँ, इतना है। तो ये मेरा जो भी युवा है उनको सुझाव है, और पेशेंस रखना तो बहुत ज़रूरी है। आप सोचो कि मैं एक जगह फेल हो गया तो मैं दूसरी जगह नहीं करूँगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं खुद कितनी बार गिरा हूँ, कितनी बार मैं खड़ा हूँ, मुझे मालूम है। यस, एक्चुअली, क्योंकि अगर किसी का सपोर्ट नहीं है तो, लेकिन अपने काम पर अगर पूरा विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, तो वो मुकाम तक पहुँचने के लिए भले
टाइम लगेगा लेकिन हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो वैसे सर मतलब बहुत एक चीज मैं काट रहा हूँ आपकी। Yes. आज तो इतना युग इंस्टेंट भी हो चुका है। उस जमाने पे हमें अखबारों के ऑफिस में जाना पड़ता था। हाँ हमें राइटअप देने पड़ते थे लिख के, और वो भी साथ में कई जगह तो हमें लिख के देना पड़ता था कि ये मेरा ओरिजिनल राइटअप है। हाँ आज तो YouTube और खुद के वेबसाइट, इतना आपके पास सुंदर सरल पत्रकारों के लिए साधन है। अपने आप को प्रूव कीजिए और आगे बढ़ जाइए। यस एग्जैक्टली। उस जमाने में तो ये था नहीं हमारा, फिर भी हम करते थे और हमने बहुत किया। यस 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 वो भी है। सर जैसे कि अभी बात हुई कि बहुत से साधन उपलब्ध हो गए हैं, तो जैसे कि हम सोशल मीडिया के बारे में बात करते हैं, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है, जबकि वो टाइम पे आपके पास मतलब बहुत सारे लोगों के पास तो मोबाइल भी था नहीं। तो फिर एक बाद में शुरुआत कर रहे तो कुछ एक सादा मोबाइल आया जो कि पहले पेजर आए थे, हम पेजर मैसेज करते थे भैया यहाँ पहुंचा और यहाँ। हाँ तो फिर अभी जो सोशल मीडिया है जो इतना एडवांस हो चुका है, तो उसे देखकर जो एक जर्नलिज्म है वो थोड़ा बदल गया है, बहुत ज़्यादा बदल गया है वाकई। तो उसके बारे में, ये सोशल मीडिया के बारे में आपका क्या कहना है एज अ जर्नलिस्ट या एज अ रिपोर्टर या एज अ सोशल मीडिया अच्छी चीज़ है, लेकिन वो बोलते हैं ना अति हर चीज़ की बुरी होती है। आज पता क्या है, आज मैं कुछ लिखना ही नहीं चाहता, खाली सोशल मीडिया में उस पर बोल देता हूँ और टाइप हो जाता है। अब वो गलत है सही है ये पता नहीं है ना, उसका मुझे ध्यान भी नहीं होता। अगर मैं गलत उसमें मैंने बोल के टाइप कर दिया और मैंने आपको सेंड कर दिया, उसमें कितनी मिस्टेक है, एक अगर आप एक ग्रामर कितनी मिस्टेक है वो आपको पता ही नहीं चलती। तो ये इसका जो है इम्पैक्ट गलत भी है। आप उतना ही यूज करो जितना अपने को जरूरत है। आप एक्सेस चले जाओगे, सब कुछ उसी से कराना चाहोगे, सब कुछ गूगल से कराना चाहोगे, है ना, सब कुछ गूगल से ही कराना चाहते हो आप, है ना। अच्छी चीज़ है जहाँ यूज करो, लेकिन कहीं कहीं आप उसको यूज करके मतलब नहीं ना। तो उसका जितना जरूरत है उतना यूज कीजिए, हर चीज़ मत कीजिए कि उस पर। आज हमारे पास घड़ी नहीं होती, मोबाइल पे टाइम देख लेते हैं। आज हमें कैलकुलेशन नहीं आती, सिंपल। अब तुम अचानक पूछोगी 12 पंजे 60 तो मैं बोल दूंगा, लेकिन आज के नए बच्चों को बोलेंगे ना 12 सप्ताह कितना होता है, वो एकदम उस पर जाएगा। और पहले हमारे को, मैं आपको बताऊंगा, जब मैं काम करता था कहीं एक जगह में, ऐसे प्रोड्यूसर भी मेरा ऑफिस था, तो मुझे मेरे दिमाग में हजारों नंबर फीड होते थे, हम फीड करते थे। आज मुझे अपना नंबर याद होता, मतलब अपने परिवार के पूरे बड़े मुश्किल से याद हो जाता है। तो ये जो एडवांस सिक्योरिटी जो सिस्टम आते हैं उसका नुकसान भी होता है। हर चीज आज बच्चे भी कैलकुलेटर के बिना काम नहीं कर पाते, पढ़ाई नहीं कर पाते, तो ये गलत भी है एक्चुअली। ये हम पे हावी हो रहा है, जो मीडिया है सोशल हावी हो रहा है, और बहुत ही हावी हो रहा है, बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है, जो कि अभी उसके विषय में मैं फिर आपको कभी आएंगे दूसरी मुलाकात में, मेरी फिल्मों के बारे में बताऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा डेफिनेटली। वो एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी मास मीडिया के स्टूडेंट्स हैं जो ये सब सब्जेक्ट के बारे में, हिस्ट्री है जो हमारी मीडिया की, इंडियन सिनेमा एक बहुत ही बड़ा पार्ट है, उसके बारे में हम आपसे जानकारी ज़रूर लेंगे। सर जब हम एक इवेंट ऑर्गेनाइजर काम करते हैं, एक एडिटर जब हम काम करते हैं, दोनों डिफरेंट थिंग्स है। सो कैसे बैलेंस करना पड़ता है, या फिर डिफिकल्टीज जो है वो कैसे रहती है दोनों फील्ड में, एज अ एडिटर और एज अ इवेंट ऑर्गेनाइजर? देखो, इवेंट ऑर्गेनाइजर में टीम लगती है, और एडिटिंग वेडिटिंग तो मैं अकेला भी कर सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ। कोई भी इवेंट करना उसके लिए टीम लगती है, और अच्छी टीम जो है एक अच्छा इवेंट खड़ा कर सकती है। हालांकि मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैंने जब दूसरों पे थोपा है, मतलब कि वो कर लेंगे, तो वो अच्छा नहीं हो पाता। मुझे जब मैं खुद लगता हूँ, अभी जैसे एक इवेंट था, मैं खुद लगा, तो खुद तो मुझे पता, सब कुछ मुझे पता है। अब एक इवेंट में मैं बीमार हो गया, 10 दिन में बीमार था, तो वो इवेंट उतना अच्छा नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने लोगों पे छोड़ दिया कि भाई तुम संभाल लेना, तो वो उतना टीम नहीं संभाल पाती। टीम के साथ साथ हमें खड़ा होना भी जरूरी है, लेकिन टीम भी जरूरी है। एग्जैक्टली, टीम जरूरी है किसी भी चीज के लिए। एग्जैक्टली। सर अभी आपने इतने अच्छे इवेंट्स किए हैं, तो वो जो एक इवेंट जो था, मैं उसके बारे में स्पेशली बोलना चाहूँगी, जो कि था प्लस साइज मॉडल या ओवर साइज मॉडल के लिए। तो वो हम अभी करने जा रहे हैं। वो शो हमारा 1 सितंबर को प्लानिंग हो रही है। उसमें हम प्लस साइज की जितनी लेडीज हैं, आप उनको अच्छी खूबसूरत दिखती हैं, और सब टैलेंट है उनके पास, लेकिन वो थोड़ी सी मोटी हो गई हैं, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, तो ऐसी महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म मिले, इसके लिए हम ये शो करने वाले हैं। 1 सितंबर को ये शो होगा। क्या बात है, बहुत ही अच्छी सोच है, क्योंकि एक फैशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो लोगों का एक ऐसा कहना रहता है
कि आपकी फिगर अच्छी होनी चाहिए, आपका लुक अच्छा होना चाहिए, आप गोरे होने चाहिए, तो फिर आपको मेकअप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे सब एक लोगों का क्राइटेरिया लोगों ने बना लिया है। लेकिन ये सब बातों को पीछे छोड़कर आपने एक नया कंसेप्ट मार्केट में लाया है, सो वो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे मैं एक चीज और क्लियर करता हूँ, ये जो हम शो करेंगे प्लस साइज वाली लेडीज के लिए, इनके लिए भी जो इसमें विनर आएंगी ना, उनको लेके भी एक हम बड़ा शो बनाने वाले हैं। वाह, क्या बात है, ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए। क्या बात है, क्या बात है। और सर अभी हमारे जो शॉर्ट फिल्म्स वगैरह आने वाले हैं वो कौन से प्लेटफॉर्म पर आएंगे, और वो शॉर्ट फिल्म के बारे में कैसे काम चालू है? इसके बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि फिल्में बनाना तो बहुत आसान है आज, लेकिन उसको सही प्लेटफॉर्म मिलना बड़ी डिफिकल्टी है। और डिफिकल्टी बोले तो बहुत डिफिकल्टी है। मैं सोचता था MX प्लेयर या बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो हमारी फिल्म को तुरंत दिखा देंगे, इतनी अच्छी फिल्म है, लेकिन सब जगह मतलब नहीं पहुंच पाते लोग, और नहीं वहाँ हो पाते, उतने समझ लो धक्के नहीं खा पाते। तो एक्चुअली सबसे अच्छा तरीका तो है यूट्यूब का ही, लेकिन यूट्यूब को भी प्रमोट करना पड़ता है, और यूट्यूब को प्रमोट करेंगे तभी आपकी फिल्म जो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकती है। लेकिन आपका कंटेंट अच्छा है तो लोग देखते हैं। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। यस, डेफिनेटली। सर के साथ ये जो आज का इंटरव्यू था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत सारे टॉपिक के बारे में जानकारी भी मिली। और सर का अभी नेक्स्ट मंथ 11 जून को एक वसई गौरव पुरस्कार, वसई गौरव अवार्ड शो होने वाला है। तो एज अ रेडियो पार्टनर आचार्य 90 FM भी आपके साथ है, तो बहुत अच्छा कुछ सीखने ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है सर। तो जाते जाते आप हमारे लिसनर्स को क्या कहोगे? और एक क्वेश्चन थोड़ा मेरा ये बाकी है कि आपकी जर्नी स्टार्ट हुई एज अ राइटर, फिर उसके बाद यस एज अ जर्नलिस्ट आपने ये जर्नी शुरू की, फिर उसके बाद आपको गाना अच्छा लगता था, इसलिए आपने आपके फ्रेंड्स के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा किया, एक म्यूजिक लेबल कंपनी शुरू की, फिर उसके साथ साथ आपने एक मूवी भी निकाला, फिल्म आपकी आई थी, 2-3 मूवीज आपके आए थे, तो फिर वो मूवीज एज अ प्रोड्यूसर आपने काम किया हुआ है। अभी आप इवेंट ऑर्गेनाइजर हो, बहुत अलग अलग इवेंट आप खुद ऑर्गेनाइज करते हो। अभी ऐसी कौन सी चीज बाकी है जो आपको करनी है? देखो क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि जिंदगी में करते चले जाओ, है ना, और क्या करना है वो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है ना। लोग मेरे से पूछते हैं कि यार इसका आइडिया कहाँ से है, मैंने कहा पता नहीं कहाँ से है, लेकिन आ गया। तो वो भगवान पे छोड़ो कि वो क्रिएटिव माइंड है आपका। जो मिले वो कर लो, और उसको अच्छे से करो, जुनून के साथ करो, तो वो होता है। यस डेफिनेटली। और सर आप ये जो इतना अच्छा सोच लेते हो, इतना अच्छा कर लेते हो, आपकी फैमिली कैसे रिएक्ट करती है? क्योंकि हर रोज एक नया कंसेप्ट आप लोगों के सामने लाके रखते हो, तो फैमिली का इन्वॉल्वमेंट कैसा है? ये इतिहास रहा है कि पहले फैमिली जो होती है ना, वो कभी सपोर्ट नहीं करती इन सब चीजों के लिए। ये मीडिया लाइन जो ऐसी चीज है, एग्जैक्टली, इसमें इतिहास रहा है। बड़े बड़े स्टारों की फैमिली भी नहीं सपोर्ट करती थी, बेचारे भाग के आते थे मुंबई में और स्ट्रगल करके स्टार बनते थे, चाहे वो धर्मेंद्र हो, चाहे कोई भी, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। आज लेकिन युग बदल गया, आज आप में टैलेंट है, आप खुद का पैसा लगाइए, फिल्म बनाइए और चलाइए। तो पहले ऐसा युग नहीं था। तो घर वालों का आपके साथ होना ये जरूरी नहीं है। और मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे टैलेंटेड जो क्रिएटिविटी लोगों ने की है, उन सब के परिवार वालों ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया पहले। बाद में करते हैं, बाद में सब करते हैं, पहले नहीं करते। लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे माँ बाप हैं जो बेचारे बच्चों को लेके सिंगिंग कॉन्टेस्ट में जाते हैं, प्लेटफॉर्म रियलिटी शो में जाते हैं, तो वो अच्छे लोग भी हैं। लेकिन वो अब हो गए हैं क्योंकि उनको दिख रहा है, ग्लैमर दिख रहा है, पैसा दिख रहा है। पहले वो सब हम दिखाना पड़ता था कि है, इसमें भी करियर है, वो बताना पड़ता था। यस डेफिनेटली सर, बहुत मज़ा आया आपके साथ। मतलब बहुत ही आप मल्टीटास्किंग हो, तो बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत पॉजिटिव वाइब्स है आपके पास। सो थैंक यू सो मच सर, आप आपके इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर यहाँ पर आए और इतने दूर से यहाँ पर आए और हमारे साथ इतने अच्छे से बातें की। सो थैंक यू सो मच। आपका भी धन्यवाद जो कि हमारे शो से आप जुड़ रहे हैं एज ए मीडिया पार्टनर, और हमारा भी बड़ा नाम होगा, आपका भी नाम होगा। yes. और आगे भी हम जो भी इवेंट करेंगे आचार्य 90
FM चैनल हमारे साथ रहेगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। थैंक यू सो मच सर। और लिसनर्स, आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा ये आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और ये इंटरव्यू रेडियो पर सुनने के बाद आप ये यूट्यूब पर भी देख सकते हो, तो आचार्य 90 FM यूट्यूब पर है, तो आप वहाँ पर ये इंटरव्यू देख और सुन दोनों भी सकते हो। सो यहाँ पर ये इंटरव्यू मैं ख़त्म करती हूँ। आप कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। थैंक यू सर। हम ब्रेक ले लेते हैं, हाँ, चाय वगैरह लेते हैं। आचार्य